चलो अब बेटा सवाल शुरू करते हैं। पिछली क्लास में जो होमवर्क दिए गए हो सवाल वो पहले बता दो फटाफट, मतलब जो ना हो पाए। 12th वाला नहीं हो पाया, चलो आ जाते हैं 12th में। अच्छा आरएफए है क्या इसमें? चलो कोई बात नहीं, अभी आज कराते हैं। होमवर्क के लिए से कट गया, मतलब इसको कराया जाएगा अभी। इसके अलावा बाकी सारे हो गए? दो ही दिए थे क्या? बस इतने कम सवाल? चलो आगे के सवाल करने के लिए हमें आगे के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे एक दो, जिसमें जैसे कार मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, सवालों के अंदर कार में आता है और बच्चे कार में अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कार में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कार वाले को 2 3 4 5 6 जितनी बार हो सके रिवाइज करिए। ठीक है, एक आध बार अगर तुम्हें ऐसा लगे स्वयं लिखना पड़ेगा तो स्वयं एक बार लिखिए, एक पन्ने पे, बढ़िया पन्ने में लिखिए, सजाइए एकदम, टांग दीजिए दीवार पे, समझ लो। उससे क्या होता है, जब एक दो बार आप लिखते हो ना तो चीजें याद हो जाती हैं आपको। कार का एकदम बढ़िया सुंदर सा चार्ट बनाइए घर में अपने आप से, तो यही लिखा जाएगा। जैसे भी लिखना है आप बनाइए आराम से, जिससे आपको कंटेंट दिमाग में याद हो जाए। मेन इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। तो एक बार कंटेंट दिमाग में सेट हो गया तो फिर कार में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 3 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर दिमाग में अपना एकदम याद हो जाएगा। ऐसी चीज है भैया आरएफए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एकोमोडेशन या रेंट, समझ लो। बाकी लिख के ऑलरेडी सब दिया गया है। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन या रेंट फ्री हाउस। अब हाउस होते हैं दो तरीके के, मतलब दो सिचुएशन में दिए जा सकते हैं। एक तो ये है कि बिल्कुल एक भी रुपया नहीं ले रहा हाउस के बदले में, तो उसको फिर हम लोग बोलते हैं आरएफए, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया। और एक है कोटेशन दिया तो गया है लेकिन थोड़ा कम पैसा चार्ज किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हाउस प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। मतलब मकान तो वैसे 10,000 रुपए किराए का है, लेकिन तुम्हें कंपनी के आदमी हो तो 3,000 में दिए दे रहे हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हाउस प्रोवाइडेड एट कंसेशनल। तो दोनों के सवाल एक ही तरीके के लगाते हैं, तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। ठीक है, अब जो मकान मिलते हैं आपको रहने के लिए, वो गवर्नमेंट का भी हाउस हो सकता है। गवर्नमेंट के हाउस उनको मिलते हैं जो क्या होते हैं? गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। तो एक हाउस हो गया गवर्नमेंट वाला हाउस, जो केवल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। गवर्नमेंट हाउस हमको नहीं मिल सकता, आपको नहीं मिल सकता, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको दिया जाता है रहने के लिए। तो उसका नियम कानून अलग है पैसा निकालने का। एक होता है रेंटेड और एक होता है हमारा क्या? ओनर। ठीक है, मतलब एक तो है भैया गवर्नमेंट वाले मकान, और एक है कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके आपको दे रखा है, और एक है कि एम्प्लॉयर ने खुद खरीद रखा है या बनवा रखा है, उसको पीछे कोई किराया नहीं पे करना पड़ता, ये उसका अपना है, उसने आपको रहने के काम में दे रखा है। तीनों में आंसर अलग अलग तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना पड़ेगा कि हाउस रेंटेड है, हाउस ओन्ड है, या हाउस कौन सा है? गवर्नमेंट वाला। ठीक है, तो इनमें पहले हम लोग निकालते हैं अनफर्निश हाउस की वैल्यू। क्या निकालते हैं? अनफर्निश हाउस की वैल्यू। इसके केस में भी, इसके केस में भी, इसके केस में भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड, सुनना है समझना है कान खोल के। ठीक है, तो देखो भैया, जो मकान आपको रहने के लिए मिलता है वो फर्निश भी हो सकता है और अनफर्निश भी हो सकता है। फर्निश किसको बोलते हैं हम लोग? फर्निश इसको बोल रहा था मकान वकान में जिसमें फर्नीचर वगैरह लगा हो और
इस टॉपिक में या हाउस वाले में फर्नीचर का मतलब सिर्फ लकड़ी वाले फर्नीचर से नहीं लगाया जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। जैसे मकान को किराया लेना होता है तो आदमी पूछता है फर्निश है कि नहीं, तो फर्निश का मतलब क्या है कि भैया पंखा वंखा एसी वेसी फ्रिज सब लगा हो, ज़्यादा कुछ अपना घर से लेके नहीं जाना है हमको, सारी व्यवस्थाएं पहले टन है, जाएंगे अपना रहने लगेंगे। और अगर फर्निश नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि केवल दीवाले दीवाले मिलेंगी, दरवाजा लगा रहेगा, बाकी सब व्यवस्था तुम्हें स्वयं से करनी। जैसे हॉस्टल वगैरह में होता है कहीं कहीं पे, तो हॉस्टल में तो होता है बेड बेड डाल के दे देते हैं, कहीं कहीं पे होता है कि अलमारी भी अलग से देते हैं, कूलर भी लगवा देते हैं, एसी भी लगवा देते हैं। तो बोलते हैं हमारा भाई पूरा फर्निश पीजी है, सारी सुविधाओं के साथ मिलेगा, खाना पानी सब मिलेगा, कुछ लेके नहीं आना, बस अपना क्या है चद्दर वद्दर लिए हैं, ठंडा ठंडा के रजाई वजाई लिए हैं, अपना कॉपी किताब लिए आराम से पढ़ें। तो अगर फर्निश हाउस मिला है आपको रहने के लिए तो भी पहले हाउस की वैल्यू निकालेंगे, और जो अलग से सुविधाएं आपको दे रखी होंगी, एसी है, फ्रिज है, टीवी फलाना धमाका, उसका पैसा अलग से ऐड करेंगे, मतलब फर्नीचर का पैसा अलग से ऐड करेंगे। इस टॉपिक में फर्नीचर का मतलब सिर्फ लकड़ी वाले फर्नीचर से नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा सामान मिलेगा, एसी पंखा, इन फ्रिज को, इन सबको भी हम लोग फर्नीचर बोलेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। वरना आम बोलचाल की भाषा में फर्नीचर वो बोलते हो जो फर्नीचर की शॉप में मिलता है, एसी थोड़ी मिलता है फर्नीचर की शॉप में, वो तो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में मिलता है। इस टॉपिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम्स होते हैं, हाउस होल्ड गुड्स, और जो फर्नीचर वाले होते हैं, उन दोनों को ही फर्नीचर ही कहा जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर फर्निश हाउस होगा तो भी क्या करेंगे, पहले हम अनफर्निश की वैल्यू निकालेंगे और फर्नीचर का अलग से एड ऑन करेंगे। और अगर अनफर्निश हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनफर्निश की वैल्यू निकालो। तो मतलब दो अलग अलग पार्ट में वैल्यू निकालते हैं, घर की अलग वैल्यू और फर्नीचर की अलग वैल्यू। तो जो अनफर्निश हाउस की वैल्यू है, ये तीनों में निकालने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, डिफरेंट डिफरेंट क्या है तरीके। जैसे कि गवर्नमेंट हाउस में जो वैल्यू निकाली जाती है वो निकाली जाती है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसमें होती है एक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, ये आपको सवाल में दे रखा होगा, ठीक है। लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट, अगर मान लो बता दिया कि लाइसेंस फीस भैया जो एज पर गवर्नमेंट रूल है, लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल है वो मान लो 1000 महीना है, तो उसका मतलब 12,000 उसकी वैल्यू हो गई, सिंपल, ठीक है। तो लाइसेंस फीस आपको बता देगा, एनुअली बता देगा तो ऐसे ही पकड़ लो, मंथली बताया तो गुणे 12 कर लेना, सालाना जो एनुअल फीस होगी, ठीक है, एनुअल जो लाइसेंस फीस होगी वही क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ अनफर्निश। अभी आप इसका समझ रहे हो सिर्फ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर और ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, अब फर्नीचर हो सकता है किराए का हो, ऐसा हो सकता है कि हाउस तो गवर्नमेंट का है लेकिन फर्नीचर किराए पे लाके दे रही है गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट का ओन्ड वाला भी हो सकता है। तो फर्नीचर में अगर ओन्ड होता है तो 10% कॉस्ट पकड़ ली जाती है, और अगर हायर्ड होता है तो फिर हायरिंग चार्जेस पकड़ लिए जाते हैं। जैसा है ना यूज ऑफ मोबाइल एसेट में, वही रूल यहाँ लगता है, ठीक है। तो फर्नीचर अगर किराए का होगा तो किराया पूरा पूरा, और अगर ओन्ड वाला होगा तो 10% कॉस्ट पकड़नी है। तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ गई, फर्निश मकान की वैल्यू आ गई। तो तुम कहोगे सर अगर अनफर्निश हाउस है तो कोई बात नहीं, इसको मत जोड़ना, यही रहेगी वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से माइनस करते हैं, अगर कोई अमाउंट रिकवर किया जा रहा है किससे, एम्प्लॉय से, तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी माइनस कर देंगे, और ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, ये टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अच्छी बात ये है कि इन दोनों में भी ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, मतलब ये वैल्यू निकालने का तरीका एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। अगर ओन्ड हाउस हुआ तो भी फर्नीचर की वैल्यू ऐसा ही निकाली जाएगी, ये अमाउंट ऐसा ही माइनस किया जाएगा। फर्क केवल इनमें है, जो अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू होती है इसमें इसका निकालने का तरीका अलग है, इसमें निकालने का तरीका अलग है, और इसमें निकालने का तरीका क्या है बेटा, अलग।
तो रेंटेड वाले में कैसे निकाला जाता है? रेंटेड वाले में अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आती है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके आपको दे रखा है ना बेटा, तो रेंट कितना वो पे कर रहा है, एक ही अमाउंट। और दूसरा 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो कम। ठीक है, तो ऐसे में आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। एक निकालना पड़ेगा कितना एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है, और दूसरा निकालना पड़ेगा सैलरी का 10%। दोनों में जो कम वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी? वैल्यू ऑफ अनफर्निश। समझ में आ गया? तीसरा अगर ओन्ड वाला है, ठीक है, तो उसमें रेंट पेड से मतलब नहीं होता है। कहीं पे लेते हैं हम लोग 5% सैलरी का, कहीं पे लेते हैं 7.5% ऑफ सैलरी का, कभी लेते हैं हम लोग 10% ऑफ सैलरी का। और ये कब 5 लेना है, कब 7.5 और कब 10, ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि जिस सिटी में आपको मकान रहने के लिए दिया गया है वहां की पॉपुलेशन कितनी है। वो कैसे डिपेंडेंसी होती है वो नोट्स में दिखाएंगे आप। तो अब समय आ चुका है नोट्स में आने का। तो देखो यहाँ नोट्स कैसे बनाए जा रहे हैं। पहले आप निकालोगे वैल्यू ऑफ अनफर्निश हाउस, वो कैसे निकलती नीचे नोट में बताएंगे। इसमें अगर फर्नीचर मिला है तो 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर ओन्ड है तो, या फिर किराए का है तो हायरिंग चार्जेस। ठीक है, किराए में कभी 10% नहीं होगा, या तो ये रहेगा और या तो ये रहेगा। और अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर हो रहा है तो माइनस कर देंगे, नहीं रिकवर हो रहा तो कोई बात नहीं, तो ये आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए। तो सिंपल सा फॉर्मेट, फर्क केवल इसमें है कि जो वैल्यू ऑफ अनफर्निश हाउस निकाली जाती है ये तीन अलग अलग केस में निकाली जाती है। अगर गवर्नमेंट का हाउस हुआ तो कैसे निकाली जाएगी? लाइसेंस फीस फिक्स बाय गवर्नमेंट। अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो क्या लेना है आपको? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और 10% सैलरी में से लोअर मतलब छोटा वाला, वही तो लिखा है अंग्रेजी में, लोअर ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और 10% ऑफ सैलरी। और अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो कभी 5% सैलरी का, कभी 7.5% सैलरी का, और कभी 10% सैलरी का। ठीक है, कभी 10% सैलरी। डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। अगर आपकी सिटी की पॉपुलेशन, जहां पे आपको मकान प्रोवाइड किया गया है, वहां की पॉपुलेशन 15 लाख तक है तो आपको लेना है 5% सैलरी। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख तक है तो 7.5%। अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो फिर कितना लेना है? 10% ऑफ सैलरी। अगर किसी सवाल में पॉपुलेशन देना भूल जाए तो फिर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा एज्यूम की जाती है। छोटी मोटी सिटी की पॉपुलेशन आजकल 40 लाख से ज्यादा है, 40 लाख होता ही कितना है। ठीक है, तो अगर सवाल में पॉपुलेशन ना बताए, ठीक है, तो कितना एज्यूम करोगे? 40 लाख से ज्यादा, तो फिर आप 10% सैलरी का निकालोगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चाहे यहाँ वाली सैलरी की बात हो, यहाँ 10% निकालना है, या यहाँ वाली सैलरी की बात हो जहाँ 5, 7.5 या 10 निकालना है, इस सैलरी में क्या लोगे और क्या नहीं लोगे, क्या जोड़ोगे और क्या छोड़ोगे, वो इसकी डेफिनेशन बताएगा। तो सैलरी फॉर आरएफए यहाँ लिखा हुआ है। इसमें बेसिक सैलरी आएगा, डियरनेस पे आएगा, चेंज आया है यहाँ। अभी जब आरपीएफ की सैलरी आप देख रहे थे, एचआरए की सैलरी देख रहे थे, तो वहां कमीशन ऑन टर्नओवर आता था, सिंपल वाला कमीशन नहीं आता। यहाँ क्या है? कमीशन कैसा भी हो, चाहे टर्नओवर वाला होगा तो भी आएगा और बिना टर्नओवर वाला होगा तो भी आएगा। और इसके साथ ही साथ दो तीन चीजें और आती हैं। कोई बोनस अगर सवाल में होगा वो भी लपेट लोगे, कोई और एक्स्ट्रा फीस दे रखी होगी वो भी ले लेंगे। और ये बहुत कम सवालों में मिलता है लेकिन एक आध सवाल में आएगा तो लिख दिया गया है। और आखिरी में क्या है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ऑल अलाउंसेस। मतलब जितने भी सवाल में अलाउंसेस होंगे उनका टैक्सेबल वाला जो अमाउंट निकाला है वो आप जोड़ लो।
HRA मान लो सवाल में था, वैसे RFA HRA एक सवाल में नहीं आएगा, या तो आपको HRA देगा या तो RFA देगा, लेकिन बाकी अलाउंसेस तो दे सकता है। मेडिकल अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है। तो जो भी अलाउंसेस उस सवाल में दे रखे होंगे, उनके टैक्सेबल टैक्स वाला अमाउंट निकालने के बाद आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। यानी RFA निकालने का सही तरीका क्या है कि जब तक सारे अलाउंसेस की वैल्यू ना निकल के आ जाए तब तक RFA की वैल्यू ना निकालो। तो इसलिए सवालों में हम लोग RFA की वैल्यू सबसे लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। पूरा सवाल लगा लेंगे, फिर RFA की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि अलाउंस से कितना कितना टैक्सेबल हो रहा है, तभी सही आंसर निकाल पाएंगे। यहां तक की बातें क्लियर हुई? HRA या RFA में से एक ना एक चीज तो हर सवाल में प्रकट होती है, ठीक है। HRA RFA में से कोई ना कोई एक चीज तो हर सवाल में प्रकट होती, तो कितना इंपॉर्टेंस है RFA का वो समझ सकते हो आप। तो आओ बेटा इसके कुछ सवाल पहले करते हैं, फिर आगे बातें कर लेंगे। दो चार सवाल इसके कर लेते हैं, फिर आगे बातें हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं। पहला सवाल संख्या 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1। चलो नजरें बोर्ड पे रहें। शोभित डीएम है आगरा के। जो डीएम वगैरह होते हैं सब गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय होते हैं, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से बंगला मिला है एक बढ़िया सा, फ्री ऑफ रेंट, मतलब कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं इनसे। इनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना है। अनफर्निश्ड बंगलों का जो रेंट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से कितना है? तो गवर्नमेंट वाले में क्या होता है, अनफर्निश्ड की वैल्यू कैसे निकालते हो आप? एज पर गवर्नमेंट रूल, लाइसेंस फीस फिक्स बाय द गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से कितनी लाइसेंस फीस है? 2,000 महीना। साल भर का कितना हो गया? 24,000। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस आ चुकी। लाइसेंस फीस जो भी गवर्नमेंट ने फिक्स करी है ईयरली कंप्यूट कर लो। तो ये है केवल किसकी वैल्यू? अनफर्निश हाउस। जबकि सवाल में लिखा है कि इनको फर्निश वाला बंगला मिला, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ फर्नीचर और ऐड करनी पड़ेगी। कैसे ऐड करेंगे? अगर फर्नीचर की कॉस्ट दे रखी तो इसका मतलब आपको क्या करना है? 10% उसका करना है। कॉस्ट तभी देता है सवाल जब ओन्ड वाला सवाल। भाई किसी चीज की कॉस्ट अगर हमसे पूछो कि मोबाइल के भैया आपकी कितनी कॉस्ट लगी, तो हम खरीदे तो बता देंगे फटाक से। वो किराए पे लेके आए होंगे तो क्या कहेंगे, अरे हमको क्या पता भैया, हम तो किराए पे लेके आए। तो कॉस्ट वहीं पता ही होती है जब आप खरीदते हो। तो इसका मतलब खरीद वाला है ये। तो 1,20,000 का 10% करना है, कितना हो जाएगा? 12,000। और इनसे कोई पैसा एम्प्लॉयर रिकवर नहीं कर रहा है, तो यही हो जाएगी क्या? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ RFA, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो आंसर आ जाएगा 36,000। कोई भी समस्या लग रही हो अपने डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे चलेंगे। हाँ बेटा हो गया।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। An individual is in receipt of salary of 14,000 per month। 15,000 कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ के अंदर, ये खुद 15% कंट्रीब्यूट करते हैं। टैक्सेबल कितना होगा? 3% नहीं टैक्सेबल होगा, गलत जवाब। टैक्सेबल कितना होगा ये बताना है। आरपीएफ में कितना टैक्सेबल करेंगे? 2% करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। यानी एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है उससे कोई मतलब है नहीं होता, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है मतलब उससे होता है। तो एम्प्लॉयर 14% कर रहा है, एम्प्लॉय वाला तो वैसे पूरा माफ होता है, 15 करे, 18 करे, 51 कर दे, 100 कर दे, क्या मतलब बनता है? एम्प्लॉयर वाला टैक्सेबल होगा, वो भी 12% से जो ज्यादा है। तो टैक्सेबल 3 नहीं होगा, 2 होगा। ठीक है, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं ना, इसलिए पहले ही सवाल पूछ लिया हमने। तो इनको मिला है क्या? रेंट फ्री हाउस, एक ऐसे टाउन में जहां की पॉपुलेशन कितनी है? 12 लाख है, तो 15 लाख से कम पॉपू हो गई, तो 5% सैलरी का लेंगे। रेंटल वैल्यू दे रखी है 25,000। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जानते हो किस बात में? इस बात को पहचानने में कि यहाँ गिरेंगे, यहाँ गिरेंगे या यहाँ गिरेंगे, उनको समझ ही में नहीं आता है। कुछ आम बच्चे होते हैं गलत कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते कब रेंटेड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब गवर्नमेंट वाला लगाना है, और कब लगाना है ये पॉपुलेशन वाला। तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिससे कोई ऐसा अगर बच्चा है जिससे गलती हो जाए तो अब नहीं होगी, हमारी बात सुन लेगा तो। गवर्नमेंट का मकान होगा तो आपको लाइसेंस फीस पक्का ही सवाल में देगा, और ये अगर नहीं है सवाल में तो इसका मतलब ये वाला तो रूल लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे गवर्नमेंट का हाउस है कि नहीं? लाइसेंस फीस सवाल में गिवन, गिवन है तो गवर्नमेंट का हाउस है, और नहीं है तो इसका मतलब गवर्नमेंट वाला तो नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर रेंटेड वाला मकान होगा तो रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर तुमको पक्का देगा कि एम्प्लॉयर कितना किराया पे कर रहा है। और अगर ये नहीं दे रखा है सवाल में तो उसका तब ये भी नहीं, फिर क्या हो जाएगा हमेशा? ठीक है, तो जब कुछ नहीं बचता है तो ओन्ड वाला लगाते हैं। इसके लिए हमेशा लाइसेंस फीस सवाल में दे रखी होगी, और इसके लिए आपको रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर सवाल में दे रखा होगा। ठीक है, इसके लिए रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर सवाल में आपको दे रखा होगा। हाँ बेटा, तो ये गलती तो नहीं होगी। तो इस सवाल में बताओ, ये रेंटेड वाला रूल आपको लगाना है, ओन्ड वाला लगाना है, या गवर्नमेंट वाला लगाना है? कौन सा लगाएं? ओन्ड वाला क्यों? ये रेंट दे तो दिया उसने, ये रेंटल वैल्यू है, रेंट नहीं। ठीक है, तो रेंट पेड अलग चीज होती है, रेंटल वैल्यू या फेयर रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू जो आपने हाउस प्रॉपर्टी वाले में पढ़े थे, उन नामों से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। यहाँ चाहिए वो एक्चुअल वाला रेंट।
क्योंकि देखो रेंटल वैल्यू उस चीज की भी होती है जिसको तुम रेंट पे नहीं उठाते हो। रेंटल वैल्यू का मतलब कि रेंट पे अगर उठाया जाए तो क्या रेंट आएगा। जिस मकान में आप स्वयं रह रहे हो उसकी भी एक रेंटल वैल्यू है, उसको आज खाली कर दो, किराया पे उठा दो, तो 10-15 रुपए किराया मिलेगा, उसकी क्या हो गई, वो रेंटल वैल्यू हो गई। तो रेंटल वैल्यू से मतलब नहीं होता, फेयर रेंट से मतलब नहीं होता है, म्युनिसिपल वैल्यू से मतलब नहीं होता, अपने को चाहिए वो एक्चुअल वाला रेंट। और अगर वो नहीं दे रखा है तो इसका मतलब रेंट पे है नहीं। गुमराह करने के लिए तुम्हें कभी कभी फेयर रेंटल वैल्यू या रेंटल वैल्यू आपको दे देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमको चाहिए भैया एक्चुअल वाला रेंट, और वो है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे ओन्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ओन्ड वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सैलरी फॉर आरएफए निकालना पड़ेगा ना। पहले क्या करना पड़ेगा भैया, कर तो लोगे तुम 5% ऑफ सैलरी, फॉर्मूला पता चल गया है, लेकिन पहले सैलरी तो निकालो। तो सैलरी में क्या आ जाएगा, 14,000 रुपए के हिसाब से इनको बेसिक सैलरी मिलेगी। तो 14,000 × 12, 1,68,000, ये हो गई इनकी बेसिक सैलरी। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज मिली है, 12,000 किसके मिल रहे हैं इनको, बोनस के मिल रहे हैं। तो आरएफए की सैलरी कितनी हो गई, 1,80,000। ठीक है, आरएफए की सैलरी कितनी हो गई बेटा, 1,80,000 हो गई। अब इस सवाल में, पिछले सवाल में केवल आरएफए की वैल्यू तुमको बतानी थी, इस सवाल में ऐसा नहीं कही रहा, क्या कही रहा है, टैक्सेबल सैलरी बताओ। ठीक है, तुम्हें पूरी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। टैक्सेबल सैलरी के अंदर तो बेसिक सैलरी भी आ जाएगी, जो कि हो गई है 1,68,000। बोनस भी आ गया है कितने का, 12,000 रुपए का। ठीक है, बोनस भी आ गया कितने का हमारा, 12,000 रुपीज का। और एक आरएफए भी आ जाएगा। ठीक है, और ये कोई फर्नीचर वाला तो है नहीं, ऐसे सिंपल वाला है। तो फिर केवल आपको अनफर्निश हाउस की वैल्यू निकालनी है, जो भी क्या रहेगा, 5% ऑफ सैलरी। तो ये सैलरी निकाल ही चुके हो, 1,80,000 का 5% निकाल दो, कितना हो गया, 9,000। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, 2% सैलरी का। ठीक है, अब इसकी सैलरी में अगर देखोगे तो बोनस थोड़ी ना आता है। ठीक है, बेसिक सैलरी आएगी, डीएनएस पे वगैरह होता तो आता, तो आएगा नहीं। तो 1,68,000 का 2% निकालना है। सबकी सैलरी अलग अलग होती है, सबकी सैलरी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसका 2% निकालोगे तो ये हो जाएगा 3,300। इसके बाद इंटरेस्ट टू आरपीएफ, जो टैक्सेबल नहीं होगा, तो किस रेट से मिल रहा है, सिर्फ 9% के रेट से मिल रहा है, ज्यादा के रेट से नहीं मिल रहा है। ठीक है, 9.5 से ऊपर जब तक नहीं मिलता है तब तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है। इसका सम करेंगे तो आएगा ग्रॉस सैलरी, कितना आ गया, 1,92,360। माइनस कर दोगे बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फ्लैट 50,000 रुपए का है, और आ जाएगी आपकी टैक्सेबल वाली सैलरी, 1,42,360। 1,42,360 नोट कर डालो, ये हो गया स्टेशन नंबर 2 का आंसर। आज सैलरी चैप्टर में हम लोग समझ लो 2/3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लेंगे, 2/3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 1/3 बचेगा अभी। और आज सैलरी की है कौन सी क्लास, 4th।
तो यूजली 6 क्लासेस लगती हैं, तो 2 क्लासेस और लगेंगी सैलरी में, तब पूरा सैलरी की समाप्ति की घोषणा होगी और उसके बाद टेस्ट आ जाएगा ना, जैसा कि बताया गया था। हाँ बेटा, नोट हो गया, आगे कराया जाए। हाँ बेटा, आई थिंक नोट हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी देखें तो हम लोग को टैक्सेबल से बेसिक सैलरी आपको मिल रही 16,000 मंथ की, तो 16,000 इंटू 12 कर लोगे, 16 दूना 32, 1,92,000। इसके बाद डीए है, और लेकिन साथ में डीपी भी है, क्योंकि 40% रिटायरमेंट बेनिफिट के काम में आएगा, और जितना रिटायरमेंट बेनिफिट के काम में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपी। ठीक है, डियरनेस पे हो जाता है। तो 4,000 इंटू पहले 12 करो, तो हुआ 48,000। 48,000 का 40% जो है वो डीपी है, तो रिमेनिंग 60% डीए बन के रह जाएगा। 28,800 और 19,200 अलग अलग करके ही लिखना सीखो, जिससे गड़बड़ होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद है भैया कमीशन, जो कि है 9,000 का। ये मतलब इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 12,000। और साथ ही साथ इनको मिला है एक आरएफए, यानी कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू 40,000 है। फेयर रेंटल वैल्यू से मतलब नहीं होता हमको, हमको मतलब होता है एक्चुअल रेंट से। तो इसका मतलब ना लाइसेंस फीस दे रखी है तो गवर्नमेंट हाउस में नहीं हुआ, रेंट में नहीं दे रखा तो रेंटेड में नहीं हुआ, तो क्या रहेगा इसका, ओन्ड। और ओन्ड वाले में पॉपुलेशन मैटर करती है, और सवाल में पॉपुलेशन दे नहीं रखी। पॉपुलेशन कितनी मानेंगे, अच्छा दे रखी है 13 लाख, तो 5% हो जाएगा सैलरी का। तो ज्यादा कलाकारी होती है तो वर्किंग नोट में निकालते हैं इसको, और ये आ जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आ जाएगी हमारी टैक्सेबल सैलरी।
तो आंसर का फॉर्मेट हो गया एसेट, और आगे काम करने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ेगी सैलरी फॉर आरएफए। आरएफए की सैलरी में बेसिक सैलरी आती है, पता ही है, फेयरनेस पे आता है, अलाउंस नहीं, कमीशन कैसा भी हो आता है, और बाकी सारे अलाउंसेस का टैक्सेबल वाला पार्ट आता है। तो 1,92,000, 19,200, 9,000 और 12,000 सब जोड़ लेते हैं तो 2,32,200 हो जाएगा। आरएफए की वैल्यू निकालने के लिए 10% सैलरी लेते हैं, आरएफए वाली सैलरी का 10%, तो हो जाएगा 23,200। नहीं आ रहा क्या? सब गलत कर दिया? अच्छा, गलत कर दिया क्या? बोनस भी है, 16,000 का बोनस है, बोनस रह गया है जोड़ने से, ये कह रहे हो तुम लोग, तो कोई बात नहीं, जोड़ देंगे, ऐसा क्या। तो बोनस 16,000 रह गया है, तो 16,000 और लपेटो इसमें बोनस के, कितना? क्या गड़बड़ हो रहा है? अच्छा, 5% सैलरी लेंगे, ये करो, इसका सम तो पहले बताओ। 5% लेंगे, चलो 5% ले लेंगे, पहले इसका सम तो बता दो। 2,02,000, ठीक है। यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन है भैया बहुत कम, इसलिए मुझे 5% सैलरी का लेना पड़ेगा। तो इसका 5% निकाल लो, कितना? 12,420, और साथ ही साथ 10% लेंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का। अच्छा, ये 410 आ रहा है, 410 कर लेते हैं। 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का, क्योंकि फर्नीचर की कॉस्ट आपको दे रखी है, वैल्यू है, कॉस्ट है, वही है, तो 4,000। तो टोटल हो गया कितना? 16,410 रुपये। ये हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 16,410। चलिए सम करिए, बताइए कितना आया इसका ग्रैंड टोटल। 2,93,410 स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो।
हाँ बेटा, हो जाए तो बता दीजिएगा। नोट हो गया? चलो आगे के सवाल में चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पकड़ लो। जो होमवर्क भी गलती से दे दिया था। मिस्टर एक एक्स है बैंक ऑफिसर, रिसीव करते हैं 26,000 मंथली सैलरी और 1,000 पर मंथ का डीए। ऑल्सो इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 800 महीने का। बोनस मिलता है 3 महीने की सैलरी के बराबर। ठीक है, तो बोनस बेसिक सैलरी के 3 महीने के बराबर का निकाल लोगे, 26,000 × 3 बोनस हो जाएगा। ये रहते हैं एक मकान में जिसको बैंक ने किराए पे लेके दे रखा है। ठीक है, अब की साफ साफ खुद बता रहा है कि बैंक ने लिया है किराए पे और इनको दिया है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? रेंटेड वाला हो गया, रेंटेड वाला हो गया भैया। उसके हिसाब से काम करना है। फिर से आपको वही निकालनी, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले हो जाएगा, और लिखना प्रारंभ करो। बेसिक सैलरी 26,000 के हिसाब से, तो 26,000 × 12, 3,12,000। इसके बाद डीए 1,000 के हिसाब से 12,000 का। ईए यानी इंटरटेनमेंट अलाउंस 9,600। बोनस 78,000। और आरएफए की वैल्यू जो वर्किंग नोट में निकाली जाती है, ये आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। हम भले शॉर्ट में लिख दें, लेकिन तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना, तुम्हें पूरा पूरा लिखना है, यहाँ पे भी, एग्जाम में भी, टेस्ट में भी। हाँ, ये सब छोटे छोटे लिख दोगे तो एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं कि डीए को भी फुल लिखना है, ये पूरा लिखना। ठीक है, ये सब शॉर्ट में भी लिख दोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सब पूरा लिखना, ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ऐसे करके। तो भैया आरएफए की सैलरी निकाले बिना काम नहीं चलेगा, तो पहले निकालेंगे हम लोग क्या? सैलरी फॉर आरएफए। सैलरी फॉर आरएफए, तो बेसिक सैलरी आ जाएगी, डीए नहीं आएगा, ईए आएगा और बोनस आएगा। 3,12,000 प्लस 9600 प्लस 78,000 और, तो 3,99,600। अगर मकान होता है रेंटेड तो दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। एक तो 10% ऑफ सैलरी। रेंटेड वाले मकान में पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं होती, तो इसका 10% निकालेंगे, 39,960। और दूसरा, रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, वो पे करता है 4,000 रुपये महीना, तो ये हो गया 48,000। इनका जो लोअर आएगा यानी दोनों में से छोटा वाला आएगा, वही हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आर एफ। ठीक है, इन दोनों का छोटा वाला, लोअर वाला, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 39,960 रुपए। तो टोटल हो गया 4,51,560। 50 का डिडक्शन मिल जाएगा, 4,01,560 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर डालो, ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 12, एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ बेटा, नोट हो गया, हटा दिया जाए। चलो आगे चलते हैं, अगर नोट हो गया है तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12। 12 के बाद 13 ऑलरेडी हो चुका है, 14 हो चुका है, 15 नहीं हुआ क्या बीच में? चेक करो जरा। 15 नहीं हुआ है ना? आओ 15 कर लेते हैं, नहीं हुआ तो ये छूटा पड़ा रहे। इसमें देखो, हमें केवल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालना है, केवल आरएफए की वैल्यू निकालना है, बस दैट्स इट। ठीक है, पूरा सवाल नहीं लगाना है। तो देख लेते हैं भाई, सवाल में मिस्टर एक्स इंडियन कंपनी में काम करते हैं, 16,000 की सैलरी मिलती है, डीए मिलता है 800 का, सीसीए मिलता है 400 का, रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, पे रेंटल वैल्यू थी, उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे रहेगा? हमें पॉपुलेशन से, क्योंकि ना रेंटेड वाला मकान है ना ओल्ड वाला है। तो पॉपुलेशन है सिर्फ कितनी? 9 लाख। तो 5% सैलरी का निकालना है। एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ आर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 5% ऑफ सैलरी। सैलरी में बेसिक सैलरी आ जाएगी जो कि 1,92,000 की है, और सीसी आ जाएगा कितने का? 4800 का। डीए तो आ नहीं पाएगा, तो इन दोनों को बेटा जोड़ना है तुम्हें, उसका निकालना है 5%, और आ जाएगा 1 लाइन में आंसर। तो बड़ा छोटा सा सवाल निकला ये तो, नन्ना मुन्ना। हाँ बेटा, हो गया। एक लाइन का था ये। इसके बाद 16 पहले ही हो चुका है, 17 वाला होमवर्क में किया था आप लोगों ने, जो नहीं हो पाया था वो करवा भी दिया था 17 वाले में। अब आ जाते हैं 18 वाले में। 18 वाला सवाल वैसे सोल्यूशन हमने दे दिया, लेकिन समझाने की बातें हैं तो समझा देते हैं एक बार। इधर देखो बेटा, सवाल 18 वाला तो 17 से मिलता जुलता है। 17 वाले सवाल से क्या हो रहा था? इसको मिलता जुलता सवाल है, लेकिन 17 वाला सवाल अलग है, 18 सवाल अलग है, क्योंकि 17 वाले सवाल में अलग अलग केस में आंसर बताना है। ये कोई और इंसान होगा जिसको ये सब मिलता होगा, ये कोई और इंसान होगा, ये कोई और इंसान होगा। तो 3 अलग अलग एसएससी का सवाल लगाया है तुमने। किसमें? क्वेश्चन नंबर 17 में। ऐसा 18 में नहीं हो रहा है। 18 में एक ही आदमी है, 6 महीना पहले काम करता है एक्स लिमिटेड में, फिर 4 महीना काम करता है वाई लिमिटेड में, फिर 2 महीना काम करता है जेड लिमिटेड में। तो यहाँ इंसान एक ही है, तो पहले एक्स लिमिटेड का आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये नहीं होगा 12 महीने के इकट्ठा लिख दे, नहीं। ठीक है, एचआरए में देखो बेटा, बहुत ध्यान से बात को समझना है, तो ये सवाल आप कनेक्ट कर पाओगे हमारे साथ में। एचआरए में जो एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है? एचआरए का जो आंसर निकालते थे उसमें क्या क्या यूज करते थे? एक तो एक्चुअल एचआरए ना, हमारा एक्चुअल एचआरए एचआर अलग है, तुम्हारा अलग है, तुम्हारा अलग आंसर आएगा, मेरा अलग आएगा। एक्चुअल एचआरए का यूज होता था। दूसरा किसका यूज होता था? रेंट पेड का यूज होता था ना। तीसरा यूज होता था सैलरी कितनी, और सैलरी में क्या क्या आता था? बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, और कमीशन ऑन टर्नओवर। और एक और चीज का यूज होता था कि किस जगह आपकी नौकरी चल रही, उसे तो हम लोग डिवाइड करते थे, 40 कब लेना है, 50 कब लेना है। तो इन चीजों पे डिपेंड करता है चारे का अमाउंट। तो इनमें कभी भी कोई चेंज आ जाए,
6 आइटम दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में कभी भी कुछ प्लस या माइनस हो जाए, इनमें कभी भी कोई चेंज हो जाए, तो वहीं से सवाल अलग करके लगाते हैं। जैसे मान लो मैं एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत के 6 महीने एचआरए मिलता था 3,000 महीना, अगले 6 महीने एचआरए मिलता है 4,000 महीना, तो हमारा सवाल 6 महीने का अलग लगाओगे, 6 महीने का अलग लगाओगे। समझ पा रहे मेरी बात को? और अगर मान लो ऐसा हुआ 1 अप्रैल 2024 को पहले बदला, 1/6/24 को हमारा एचआरए चेंज हो गया है, 1/9/24 को हमने मकान दूसरी जगह ले लिया जिसका किराया अलग देना पड़ रहा, पहले देते थे 5,000 महीना, मिला 7,000 में मकान, तो यहाँ सवाल फिर अलग लगेगा। इस जगह पे बेसिक सैलरी में चेंज हो गया है, यहाँ डीपी में चेंज हो गया है, यहाँ कमीशन में चेंज हो गया है, यहाँ प्लेस में चेंज हो गया, तो ये सब पार्ट अलग अलग लगाने पड़े। तो पार्ट वहां से अलग होते हैं जहां में इन 6 में कोई भी चेंज आ जाता है, वहां सवाल आपको अलग लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग कब होगा, कहां होगा, वो बताने की कोशिश करी हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको। तो इसलिए इस सवाल में, क्योंकि यहाँ आपकी सैलरी अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ डीए अलग है, यहाँ डीपी अलग है, इसलिए इस 6 महीने का सवाल अलग लगाना पड़ेगा, 4 महीने का अलग लगाना पड़ेगा, 2 महीने का अलग लगाना पड़ेगा। और इनके जब टैक्सेबल निकल आए, तो क्योंकि एक ही आदमी का मैटर है तो सबको जोड़ देंगे, तो सालाना कितना टैक्सेबल होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है। अब जब तीसरे वाले में देखोगे, मतलब जब ये जेड लिमिटेड में काम कर रहे थे, तो किराया मकान में तब रह नहीं रहे थे, तब कहाँ रह रहे थे? अपने घर में। तो जब ये अपने घर में रहेंगे, तो इस वाले केस में रेंट पेड आएगा नील, और नील आया तो कुछ माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा। तो कोई भी एग्जम्प्ट वाली कैलकुलेशन में माइनस में नहीं लिखा जाता है भाई। एग्जम्प्ट माइनस में आने का मतलब समझ रहे हो? एग्जाम का मतलब छूट होती है। तो मान लो कोई सामान खरीदने गए, मिठाई खरीदने गए, तो कहे भैया 400 रुपए किलो है, तो कहे भाई छूट कितने दोगे, तो कहता 50 रुपए छूट दे देंगे, तो आप 350 पे कर देते हो। अभी छूट क्या तुमको 500 की दे दे क्या? समझ रहे हो? तो छूट का अमाउंट कभी माइनस में नहीं होता, क्योंकि माइनस में आने का मतलब है कि मिठाई भी दे और पैसा भी दे तुमको साथ में, तब हुआ। तो 400 का सामान खरीद रहे हो तो 500 की छूट तो दे देगा तुमको। इसलिए जो ये कभी भी कोई भी चीज एग्जम्प्ट वाला कैलकुलेट कर लो तो वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है तो उसको जीरो पे रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो जब भी आपका रेंट पेड जीरो हो जाएगा, तो ये नहीं कि इसको माइनस में जाके लिखोगे, इसको नील ही लिखना है। वो भी बता दिया कि कैसे यहाँ पे नील आ रहा है। अब इस सवाल को लगाओगे घर में, आराम से लग जाएगा। जो इसके डिफिकल्टी वाले पार्ट थे, जिनमें कोई कंफ्यूजन आ सकता था, उसको हमने पहले ही दूर करने की कोशिश करी। समझ गए? अब इसको घर में लगाना है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आते हैं, डाउट का वेलकम किया जाएगा, बताया जाएगा। या सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसे मकान में रहते हो जहां पे आपको किराया नहीं पे करना पड़ता है, तो उस पीरियड का कुछ भी एग्जम्प्ट नहीं होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि जब भी किराया पे नहीं करोगे तो बीच वाला तो नील आएगा, तो बीच वाला नील आया तो एग्जाम नील हो जाएगा, और एग्जाम नील का मतलब क्या है? टैक्सेबल फुल हो जाएगा। वैसे भी कह सकते हैं कि जब आप किसी ऐसे घर में रहोगे, चाचा फूफा मामा घर में रहोगे जहाँ किराया नहीं देना पड़ता तुमको, तो वहां पे आपका उस समय सारे क्या रहेगा? फुल्ली टैक्सेबल। मान लो किसी ऐसी जगह नौकरी लग गई, दिल्ली में लग गई, दिल्ली में तुम्हारे मामा रहते हैं, उनका बड़ा भारी घर है, तो क्या कहेंगे? बेटा कहीं और क्यों रहना, तो मामा का मकान है अपना, वहीं आके रहोगे। तुम भी कॉमन सेंस से वहीं जाके रहोगे, तो क्या मामा है किराया ले लेंगे तुमसे? नहीं लेंगे। अगर खाली पड़ा होगा तो तुम बिना किराए वहां रहोगे, तो ऐसी दशा में क्या होगा? आपका इशारे पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। ये 18 वाला अब होमवर्क लिख लो, घर में लगाना है। 18 वाला होमवर्क के खाते में चला गया, 19 20 ऑलरेडी हो चुके हैं। आ जाओ 21 पे।
21 वाले में देखोगे तो देखो बड़ा सवाल में, देखो सवाल में कह रहा क्या निकालना है हमको, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्री फ्लैट, फ्री हाउस एकोमोडेशन, फ्लैट सब एक ही बात होती, बंगला अंगला सब एक ही बात, फ्लैट दे दिया इन्होंने, उसकी वैल्यू निकालनी। अब ये जो हाउस है वो अगर सवाल आप पढ़ते हो तो ना कहीं रेंट पेड दे रखा है, ना कहीं लाइसेंस फीस दे रखी, तो मकान कैसा हुआ, ओन्ड वाला। ओन्ड वाले में पॉपुलेशन मैटर करती है, तो एक केस में आंसर बताना है जब पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा हो, तो उस केस में हमें 10% सैलरी का निकालना पड़ेगा। पॉपुलेशन अगर 15 लाख से ज्यादा है लेकिन 40 लाख तक है तो कितना निकालना पड़ेगा, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो असली गेम यही है कि सैलरी फॉर आरएफए निकालो, फिर उसका 10 15 7.5 निकालो, लिख दो, काम खत्म हो गया। सैलरी फॉर आरएफए में बेसिक सैलरी भी आ जाएगी, कमीशन भी आ जाएगा, बोनस भी आ जाएगा, यूनिफॉर्म अलाउंस आएगा लेकिन थोड़ा केयरफुली, क्योंकि यूनिफॉर्म अलाउंस डाकू एचटी वाला अलाउंस है, जहां पे आप जितना खर्च कर देते थे उतना एग्जाम्प्ट हो जाता था। तो मिला तो 6,000 है, लेकिन 60% पैसा क्या कर दिया है आपने, यूनिफॉर्म बनवाने में खर्च कर दिया है, तो टैक्सेबल कितना होगा, 2400। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 22,800, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस बार फुल्ली टैक्सेबल कर दिया है, ऐसा क्यों। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में तो पढ़ा था ना आपने 70% और 10,000 महीना कर, बिल्कुल सही बात है। तो जो बच्चे रिवाइज करके आए वो बता पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय है नहीं तो 70% तो 10,000 महीने वाला रूल नहीं लग सकता। और बाकी एम्प्लॉयज में जब डिसेबल होता है तब माफी मिलती है, कहाँ डिसेबल है ये, इसलिए माफी नहीं मिलेगी, पूरा पूरा लपेटे में आएंगे, लपेट लो, सबका सम कर लोगे ये आ जाएगा, इसका 10 7.5 तो 5, ठीक है। यही सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन करते समय क्लियरिटी के साथ आपको पता हो कि एग्जाम करना है या टैक्सेबल करना है, रूल 70% वाला लगेगा या 3200 महीने वाला लगेगा। ये क्लियरिटी रहती है तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती, फटाफट सवाल मक्खन के जैसा लग जाता है। जो बच्चा क्लियर नहीं होता फिर उसको तकलीफ होती है, यार ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो याद ही नहीं आ रहा है, फिर वो पन्ने पलटता है, पीछे जाता है, नोट्स पढ़ते हैं, रिवाइज करता है, फिर वापस सवाल में आता है, फिर सवाल उसका पूरा होता है। अब उसको सवाल लगाने में लगते हैं 20 मिनट, जिसको ये प्रोविजन याद होते हैं उसको सवाल लगाने में लगते हैं सिर्फ 2-3 मिनट। बात समझ लो। हाँ, उस बच्चे ने अब एक बार रिवाइज कर लिया है, 20 मिनट इन्वेस्ट किए हैं, अगले सवाल में ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहेगा तो याद आ जाएगा। तो कभी कभी तुम्हारे साथ भी होगा कि हर चीज तुम्हें सवाल लगाते समय याद नहीं है, तो जब नेसेसरी हो नोट्स वापस खोलो, रिवाइज करो, वापस हो। भाई जो भूल गए उसका तरीका क्या है, दोबारा पढ़ेंगे, रिवाइज होगा, फिर सवाल लगाएंगे। तो ऐसे करके आपको रिवाइज करना पड़ता है, जब भी कोई प्रोविजन भूल जाओगे इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है आपको, अपनी कॉपी में आओ, अपने नोट्स खोलो, क्योंकि उन्हीं नोट्स की बदौलत तुम भी सवाल लगाओगे, हम भी उसी से लगाएंगे, और किसी और से पूछोगे तो भी उसी से लगा के देगा। तो असली खेल किसका है, नोट्स का है। नोट्स जिसको आते होंगे वो लगा लेगा, नहीं आते होंगे, नहीं अप्लाई कर पा रहा तो नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए टैक्स के अंदर सिंपल रूल है कि जिसको इन नोट्स को प्रोविजन बोला जाता है, जिनको ये प्रोविजन आते हैं, मतलब प्रोविजन एक तो याद हो और दूसरा उनको अप्लाई सवाल में कैसे करते हैं वो आता हो, तो ही बातें हैं तो प्रोविजन है क्या और उनको अप्लाई कैसे करते हैं। अगर ये दो बातें कनेक्ट कर पाए बच्चा तो टैक्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं, ये समझ लो तुम, समझ लो। बाकी सब्जेक्ट कठिन लगेंगे टैक्स के मुकाबले, इसलिए टैक्स में स्कोर बड़ा तगड़ा होता है जिन बच्चों को प्रोविजन याद हो जाते हैं सारे, और प्रोविजन कैसे अप्लाई करते हैं वो तरीका आ जाता है आराम से। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि प्रोविजन पूछोगे पूरा सुना देंगे, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो नहीं अप्लाई कर पाते, ऐसे बच्चे भी होते हैं। कुछ बच्चों को इसका मतलब क्या है कि आते हुए भी नहीं कर पा रहा है आदमी, समझ लो, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस नहीं करी तो अप्लाई नहीं कर पा रहा विभिन्न प्रकार के सवालों में। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये दिक्कत नहीं आती है कि प्रोविजन आने के बाद भी सवाल में अप्लाई ना कर पाया। चलो वापस आ जाते हैं बेटा, ये भी बातों बातों में करा दिया 21 वाला, 22 ऑलरेडी हो चुका है आपका। इसके बाद आ जाओ 23 पे। आज अगर देखो तो टॉपिक के नाम पे सिर्फ आपने आरएफए पढ़ा है, सवाल लगा रहे हो, और
आरएफए के चक्कर में इतने सवाल पेंडिंग रह गए थे, आरएफए नहीं पढ़े थे इसलिए सवाल नहीं लग पा रहे थे। और 23 पढ़ते हैं बेटा, 23। तो इसमें निकालनी है वही भाई टैक्सेबल सैलरी, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेसिक सैलरी 16,000 के हिसाब से देखो तो 1,92,000 की हो जाएगी क्या बेसिक सैलरी। दिए है लेकिन विद टर्म वाला है तो असली में नाम इसका हो जाएगा डीपी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग डीपी, जो कि कितना हो गया हमारा 48,000। ठीक है, कुछ लोग इसको डीए आरबी भी बोलते हैं, मतलब डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, तो चाहे ये बोला जाए और चाहे क्या बोलो इसको सिंपल डीपी, ऐसे काट के तुम लिख देना। तो डीपी हो गया भैया 48,000 रुपया, बोनस हो गया 16,000, रेंट फ्री एकोमोडेशन भी मिला है, तो यहाँ रेंट फ्री एकोमोडेशन लिख दे रहे हैं। वर्किंग नोट जब बना लेंगे तो यहाँ वैल्यू लिख देंगे। ऐसा लिखने में हो तो भूलने का खतरा नहीं रह जाता है। कुछ बच्चे क्या जानते हो क्या करते हैं, 3 बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं 100 में से। यहाँ सोचेंगे आरएफए भी बाद में लिखेंगे लिखेंगे, और नीचे आते आते भूल ही गए कि लिखना भी है। ठीक है, सवाल लगा डालिए, जब बाहर निकल कर कहीं नहीं और आरएफए तो भूल ही गए लोगों ने, बताओ बताओ। उस समय याद था कि नीचे भी करना था मुझे, लेकिन नीचे नीचे आते तक खा गए। ऐसी गलती से बच जाओगे अगर पहले आप लिख दोगे बाद में हम लिख देंगे, तो छूटने का खतरा तो खत्म हो जाएगा। चालाकी की जाती बेटा, ऐसे नहीं होता है, थोड़ा चालाक बनना पड़ता है कि ऐसी चीजें अडॉप्ट करें जिससे गलती होने के चांसेस जितने कम हो पाए उतने कम रखे जाए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन थोड़े लोग गलत कर देते हैं ऐसी बातें। जैसे एक बार जानते हो क्या हुआ, टेस्ट कॉपी चेक कर रहे थे, इससे बताया तुम लोग, चलो यही सवाल, टेस्ट कॉपी चेक कर रहे थे, एक बच्चे का ये आया 4,51,000 इतना, और यहाँ आवाज जानते हो कितना 8,00,000 कुछ 91। अब मैंने कहा महाबेवकूफ इंसान हो साले तुम, कैसे आ गया तुम्हारा 8,00,000, तुमको इतनी तमीज नहीं कि कुछ माइनस करोगे तो कम ही आएगा। क्या नहीं गलती सारा 1 जीरो ज्यादा लगा दिए होंगे या 95 लिख दिया, पता नहीं क्या करी, 50 दिया 5,00,000 लिख दी कि 4.5 लाख लिख दिया, ऐसा क्या लिख दी इसकी थोड़ा गड़बड़े कर दी, माइनस दिया प्लस कर दियो तुमने। ये तो एकदम जैसा ही आया था वैसा ही तुम्हें पता चलना चाहिए कि भाई गलत कर रहे हैं। ऐसी भी गलती ना पकड़ पाओ तो एक महाबेवकूफ इंसान हो। तो कहीं सर अब याद रहेगा मुझको, मतलब होती नहीं एकदम सिली मिस्टेक्स। तो ये हो गया बेटा 12,000 रुपए, अभी आरएफए वाला निकाल के लिखेंगे हम लोग। इसके बाद ये कंट्रीब्यूट करते हैं 15%, तुम 50% कर दो हमसे क्या मतलब, हमें तो इम्प्लायर वाला देखना है। ठीक है, अपने को इम्प्लायर से मतलब होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरबीआई। कंट्रीब्यूट किया है 30,000 रुपए, जबकि इसमें आपको पता है कि एग्जाम कितना होता है 12%, किसका सैलरी का। कौन सी सैलरी का, आरपीएफ वाली सैलरी का। और आरपीएफ की सैलरी में क्या आता है, बेसिक सैलरी आता है, डीपी आता है, और टर्नओवर वाला कमीशन जो इस सवाल में है नहीं। तो आरपीएफ की सैलरी की लिए सैलरी देखें तो इतनी बनी, जो कि कितनी हो रही है 240। तो 240 का 12% निकालना है, 2,40,000 का 12% निकालना है, 28,800। तो ये हो गया आपका 1,200 रुपए। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा नहीं क्योंकि 9.5% का है, 9.5 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता। इसके बाद आ जाएगा कार, कार है बड़ी और दोनों पर्पस में उसको यूज करते हो, तो बड़ी कार के लिए 2,400 रुपया, ड्राइवर और मिला है तो 900 और लपेट लो और इंटू कर लो 12, 39,600। आरएफए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये आ जाएगी आपकी टैक्सेबल सैलरी। तो
आरएफए की बिना सैलरी निकाले आगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आरएफए की वैल्यू निकालना है। अब मैं देख रहा हूँ, अब जरूरत पड़ी तो पढ़ रहा हूँ पूरा। अभी तक तो मुझे मतलब भी नहीं था गवर्नमेंट वाला मकान है कौन सा है। अरे जब निकालना होगा तब का सोच लेंगे, अभी क्या इतनी टेंशन पालो। पहले बाकी काम निपट गया तो एकदम दिमाग फ्री हो जाता है कि यार अब बस आरएफए में दिमाग लगाना पूरा सवाल लग चुका है। आरएफए देखें तो एम्प्लॉयर ने दिया था इनको कानपुर में। फेयर रेंटल वैल्यू का कोई अर्थ होता नहीं, एक्चुअल रेंट चाहिए, वो नहीं दे रखा, तो इसका मतलब मकान कैसा है, ओन्ड वाला है। ओन्ड वाले में पॉपुलेशन मैटर करती है। कानपुर पॉपुलेशन कितनी है, 40 लाख से ज्यादा है एज पर क्वेश्चन। तो आपको निकालना पड़ेगा कैसे, सैलरी फॉर आरएफए। और आरएफए की सैलरी में अगर देखा जाए पिक्चर, तो बेसिक सैलरी भी आएगा, डियरनेस पे भी आएगा, बोनस भी लपेटे में आएगा, और इंटरटेनमेंट अलाउंस आएगा। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कार नहीं आएगा, क्योंकि ये सब परक्यूजर्स में आते हैं, अलाउंसेस में नहीं। इनको जोड़ लेना है, 1,92,000, 48,000 प्लस 16 तो 16 28, 2,68,000। तो आपको क्या लेना है, 10% लेना है सैलरी फॉर आरएफए का, जो कि हो रहा है 26,800। और प्लस फर्नीचर के लिए और लेना है 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट आपको दे रखी है 20,000 रुपया, तो उसका 10% 2,000 रुपये होता है। टोटल हो गया आपका कितना, 28,800। यही हो गई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए। यही हो गई आपकी क्या, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ आरएफए। इनका करना है आपको ग्रैंड टोटल, कितना आ रहा है इसका सम, 3 लाख और 50,000 रुपए का बेटा दे दोगे डिडक्शन, और 2,87,600 आपका आ जाएगा फाइनली आंसर। फोटो शेयर कर देना, घर पे लगा लेना। अभी और सवाल करा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे एक और गलती करते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। आम बच्चे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो सवाल के सलूशन ये ध्यान दे दिए हैं, उनको कॉपी में उनको लगाने ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं किसी चीज का आंसर हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कॉपी में नहीं लगाना है। ठीक है? ऐसे सवाल के हमने जानबूझ के थोड़े आंसर दिए थे कि इनको होमवर्क में दे पाए और आदमी घर पे लगा पाए, लेकिन हमने इसको बाई चांस करा दिया है। जिन सवालों को होमवर्क में देना होता है उन्हीं के आंसर हमने डाले, तो जिनमें जिनमें आंसर दिए समझ जाओ होमवर्क है तुम्हारे। घर में लगाना होता है पूरा कॉपी में एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो अब रिवीजन करते समय अगर तुमको याद नहीं आया कि ये कैसे निकाला है, मान लीजिए, वहां खोपड़ी खुजवाते फिरेंगे आधे घंटे तक, टाइम बर्बाद होगा। और ऐसे कॉपी में जब लगा रखा रहेगा तो कोई टाइम नहीं बर्बाद होगा आपका। तुम्हारा आंसर नहीं मैच किया, वापस आके यहाँ फटाक देखोगे और फटाफट चीजें याद आ जाती हैं कि इसको ऐसे निकाला था, इसको ऐसे निकाला था। तो जिसकी कॉपी प्रॉपर मेंटेन होती है, रिवीजन करते समय बहुत कम समय लगता है उसको। तो कॉपी मेंटेन नहीं होती है, रिवीजन करते समय बहुत ज्यादा समय लगेगा, वही समय की ज्यादा नीड होती है। समझ लो, अभी आपके पास समय है पर्याप्त, तो आप सही से कॉपी नहीं मेंटेन करते हो। और जब उस समय समय क्रूशल रहेगा कि खोपड़ी में एग्जाम है, तो पता लगा तुमको आंसर ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, ये समस्या हो जाती। तो उस समय प्रेशर में ना आए आदमी, ये सब तरीके हैं जैसे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रख पाए उस समय। तो जितनी मेहनत अभी आप करोगे उतना ज्यादा रिलैक्स महसूस करोगे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के अंदर। जितना अभी आप काम चोरी करोगे उतना ही जाके एग्जाम टाइम में परेशान होता है बच्चा। तो 23 वाला करा दिया, 24 25 ऑलरेडी हो गया था, 26 27 भी हो गया था। आ जाते हैं बेटा 28 पे, 28। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं कराता हूँ।
एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए बेटा। हाँ बेटा पढ़ लिया। अब देखो हो क्या रहा है कि पहले इनकी सैलरी 12,000 रुपए थी, डीए मिलता था, और डीए क्या वो डीपी मिलता था, ऐसा कहो। अगर अगर अंग्रेजी पढ़ो तो उसका मतलब क्या निकल रहा है कि डीपी मिलता था 1,000 रुपए पर मंथ का, और हाउस में मिल रखा था मुंबई के अंदर, और किराए पे लेके एम्प्लॉयर ने दिया था इनको। ठीक है, रेंटेड वाला है। फिर 1 सितंबर को इतना ज्यादा देने के चक्कर में एम्प्लॉयर की जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गई, खराब हो गई। उसके चक्कर में जो ये एम्प्लॉय है इसके टर्म एंड कंडीशन में कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, मान लो कोरोना आ गया बीच में ऐसा, तो कहें देखो बेटा आप सैलरी 12,000 देते थे, लेकिन अब सही ग्रह दशा चल नहीं रही कंपनी की, तो आप 10 दे पाएंगे। तो ठीक है भाई। कहें डीपी नहीं देंगे, अब साधारण डीए देंगे। वो भी कितना देंगे, सिर्फ 700 रुपये। तो 1,000 की रकम घटा के 700 कर दी, और डीपी की जगह अब सिंपल डीए देंगे। चलो कोई बात नहीं, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दिया जाए। तो हर चीज में तो कमी कर दी। अब इस कमी को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर ने कहा है कि हम तुम्हें 20,000 लमसम इकट्ठा भी दिए दे रहे हैं। ये कहना मान लो, 20,000 अलग से रखा है, ले जाओ। और एम्प्लॉय ने मान लिया कहना। क्या लिखा है, ही एग्रीड टू सच रिवीजन। साथ ही साथ एम्प्लॉयर ने एक फर्नीचर भी सोल्ड किया है 1/9/24 को, कितने का, जबकि ये फर्नीचर खरीदा गया था 1/1/22 को 10,000 रुपए का। और आपको निकालना है क्या, ग्रॉस है। तो जब भी सवाल में कुछ चेंजेस हो तो आप दोनों पार्ट को अलग अलग निकालोगे। एक साथ करने की कोशिश करते हो, ज्यादा चालाकी करने की चीजों में तो तब फंसते हो तुम। जैसे एक बच्चा था तो कहीं इकट्ठा ना कर ले, जैसे हमने कराया उसको इससे देखो, ज्यादा दिमागी बन रहे थे हमसे। ठीक है, फिर कैसे गलत करवा लिया उससे, देखो इधर ज्यादा दिमागी बन रहे हैं। तो कहीं देखो, हमने कहा बेटा ऐसा करना, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त तक का अलग लगाना। ठीक है, शुरुआत के 5 महीने का, और फिर 1 सितंबर से लेके आगे के महीने का अलग लगाना। वही तुम लोग को बता रहे हैं। तो मतलब नहीं मानी ना अपनी बात, ऐसे लिख रहे हैं आंसर कॉपी में। देख लो कितना चालू बनना लड़का, बेसिक से। हमसे भी तेज बन रहे थे। तुमने कहा बन लो, देखें कितनी देर बन पाते हो। कितना निकला बताओ जरा, कितना हो रहा है, 1 लाख। ऐसे क्या गड़बड़ होगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा तुमको नहीं करना है। वो लड़का बेवकूफ था। फिर यहाँ क्या है, तुमने कहा यहाँ क्या लिखोगे, डीए लिखोगे डीपी लिखोगे, तो कह रहा लिख देंगे इससे। चलो ठीक है, लिख दो बेटा तुम, देख लेते तुम कितना लिख पा रहे हो। ठीक, कितना हुआ, 749, और 5,000 ये हो गया, 9,900। गाड़ी यहाँ लटकी इनकी, आ रहे थे। ठीक है, तो कहने उसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर, ये बेसिक सैलरी है और ये डीपी है, इसको जोड़ के निकाल लेंगे 10-5%। का यहीं फंस जाओगे तो, क्योंकि आरएफए तुम्हें 12 महीने मिला ही नहीं। आरएफए कितने महीने मिला है, तो फॉर्मूला आरएफए वाला लगेगा, लेकिन आरएफए के अंदर जो चीजें लिखोगे
सैलरी पूरे 12 महीने की नहीं लिख सकते, 5 महीने की सैलरी का वो परसेंटेज निकालो। रेंट पेड भी साल भर का नहीं लिखोगे, 5 महीने का निकालोगे। हमने कहा ऐसे करोगे इसीलिए फंसोगे बेटा, ऐसे किया जाता। तो कहीं अच्छा सर अब समझ में आया कि अलग अलग क्यों करना है, तो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा अलग अलग क्यों किया जा रहा है। तो अलग अलग निकालना है, जिससे जब जो चीजें मिलेंगी उस जगह पे आप वो चीज आराम से कैलकुलेट कर ले जाओगे। तो यहाँ बेसिक सैलरी 12,000 थी, इंटू 5 60,000 हो गया। डियरनेस पे 1,000 के हिसाब से मिला, 5,000 हो गया। और यहीं पे RFA मिल रहा, तो यहीं पे RFA लिखेंगे, यहाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ पे RFA मिल रहा है आपको, तो RFA की वैल्यू निकालेंगे। जो भी आपकी सैलरी है, ठीक है, इसका निकालोगे। एक तो 10% और दूसरा क्या, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर 5,000 महीना किराया पे कर रहा है, तो 5 महीने का 25,000 होगा। और 25,000 और इसके 10% में छोटा क्या आया, इसका 10%, इसलिए यहाँ 6500 लिखा गया है। ठीक है, इसलिए क्या किया गया है, इसका 6500 लिखा गया है। तो अभी आप इसका वर्किंग नोट 28 का बना लो, बाकी सोल्यूशन तो यही रहेगा। सोल्यूशन यहाँ से देख के कॉपी में लिख लेना घर पे। अभी 28 वाले का आप क्या करो, वर्किंग नोट यहाँ पे बना लो, RFA वाला। तो सैलरी फॉर RFA जो हो जाएगी वो 60,000 प्लस 5,000 यानी कि 65,000 हो जाएगी। एक तो निकालोगे 10% ऑफ सैलरी का जो कि 6,500 होगा, और दूसरा रेंट पेड निकालोगे 5,000 के हिसाब से जो कि होगा 25,000। तो इन दोनों में छोटा आएगा 6500, तो यही हो जाएगी RFA की वैल्यू। तो 28 वाले सवाल का ये वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया। 28 वाले सवाल का ये वर्किंग नोट क्या हो गया, 1 बन गया। समझ गए, वापस आ जाए हम लोग। चलो उधर, अगले 7 महीने बेसिक सैलरी मिलती है आपको 10,000 महीना। डियरनेस अलाउंस मिलता है 700 रुपये महीना। इसके बाद एक और वर्किंग नोट बनेगा ट्रांसफर ऑफ फर्नीचर का। एक आता था ना टॉपिक, पढ़े थे अभी थोड़े दिन पहले, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, वही आ गया इस सवाल में यूज में। तो यहाँ क्या हो गया है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट जो कि इस सवाल में क्या है। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट टॉपिक में जब हमने आपको पढ़ाया था तो वहां बताया था कि पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, मतलब वो कितने में खरीदा गया था। तो खरीदा अगर देखो सवाल में कितने में खरीदा गया था, तो खरीदा क्या था 10,000 में, वो भी 1,422 को। तो इसमें से माइनस करते हैं क्या, डेप्रिसिएशन ना बोल के उसको वर्ड रखेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन। पहली बात मुद्दा है कि सर कितने साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, कितने साल का लगाया जाए, 1 साल का, कैसी बात कर रहे हो। वैसे 2 साल 5 महीने देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक में पढ़ाया था कि केवल कंप्लीटेड ईयर का लगाते हैं, नॉन कंप्लीटेड का लगाते। और फर्नीचर आएगा तीसरे वाले में, जिसमें आप SLM मेथड रिप्रेजेंट लगाते थे, वो भी 10% के रेट से। याद आया, बस इतना ही तो याद रखना होता है। तो 10,000 की कॉस्ट है, 10% डिप्रेशन लगना है, वो भी 2 ईयर्स का। तो वैसे में डिप्रेशन निकालोगे तो 2,000 आएगा, और 8,000 आ जाएगी इसकी WDV।
WDV के बाद किस प्राइस में बेचा गया है एम्प्लॉय को वो माइनस कर लेते हैं। तो बेचा गया था कितने में, 3,000 रुपए में, और रिमेनिंग 5,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। तो उस टॉपिक में यही फॉर्मेट भी था और इसी से हम लोग इसको लगाया करते। ये भी बना लो जिससे आपको पता चलेगा कि ये 5,000 रुपए कैसे टैक्सेबल हो रहे थे। तो इसका आपने बना लिया है वर्किंग नोट नंबर 1, इसका बना लिया वर्किंग नोट नंबर 2, और जो ये रिवीजन के 20,000 रुपए मिले हैं वो पूरे पूरे टैक्सेबल रहते हैं, उसमें कोई माफी की गुंजाइश नहीं रहती। फिर सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। तो ये 2 वर्किंग नोट अगर बना लोगे तो फिर अपना काम हो जाएगा सही से इस सवाल में। हाँ बेटा, तुम नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ बेटा, हो गया, हटा दें। चलो इधर देखो बेटा, बोर्ड पे नजरें रहें। कार वाला जब टॉपिक आप लोग को पढ़ाया था तो हमने बताया था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा कार प्रोवाइड करी गई हूँ आपको। ऐसे में बताया था कि इनकम टैक्स वालों ने क्या लिखा है कि एक कार को टैक्सेबल करोगे कैसे, मिक्स यूज के हिसाब से, और बाकी सारी कार को कैसे टैक्सेबल करोगे, पर्सनल यूज के हिसाब से। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आ चुका है अब इसका सवाल, वो हम लोग करने जा रहे हैं कि एक से ज्यादा कार प्रोवाइड होंगी तो सवाल को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। इस सवाल से एक और चीज सीखोगे ग्रेड पे के बारे में। चलो एक बार सवाल पढ़ लो।
क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट, बता देते हैं। तो पहले इस सवाल में बाकी चीजें छोड़ के कार वाला मैटर निपटा लेते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है मेन। इस सवाल में इधर देखो, नजरें बोर्ड में रहे। अब खुद से पढ़ना था, पढ़ लिया बहुत। इधर देखो, कंपनी ने प्रोवाइड किया इनको क्या, एक कार है, कार को पर्सनल यूज में यूज करते हैं। कार को कैसा ही यूज करो उससे मैटर ही नहीं। अगर एक से ज्यादा कार प्रोवाइड है तो एक कार टैक्सेबल होगी पर्सनल यूज के हिसाब से, और एक कार टैक्सेबल होगी मिक्स यूज के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे में आपको केस बनाने पड़ेंगे दो। ठीक है, तो पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, कोई भी जल्दबाजी नहीं। ठीक है, तो अपने पास एक अल्टरनेटिव हो गया, अल्टरनेटिव वन। ठीक है, ऐसे में क्या हो गया, अल्टरनेटिव वन हो गया कि लार्ज कार को क्या माने हम लोग, मान लेते हैं मिक्स यूज। तो स्मॉल कार को कैसे लेना पड़ेगा आपको, पर्सनल यूज के हिसाब से टैक्सेबल करना पड़ेगा। ये एक अल्टरनेटिव हो गया। और एक दूसरा अल्टरनेटिव हो गया, अल्टरनेटिव टू, जहां पे इसका उल्टा कर दोगे, लार्ज कार को पर्सनल यूज के हिसाब से टैक्सेबल करोगे और स्मॉल कार को, जिसमें आंसर कम आएगा वो हम लोग फाइनल सोल्यूशन में लेते हैं। यही बताया था उस दिन, यही कर रहे हैं। अब जब मिक्स यूज में यूज करते हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कार के खर्चे कौन बियर कर रहा है, खासकर जब पर्सनल यूज में कार को यूज कर रहे हो। तो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक कंपनी केवल ऑफिस यूज वाले खर्चे वहन करेगी। इसका मतलब पर्सनल यूज वाले खर्चे कौन वहन करता है, एम्प्लॉय खुद। और जब पर्सनल यूज वाले खर्चे एम्प्लॉय खुद वहन करता है तो फिर ऐसे हालात में बड़ी कार का टैक्सेबल होता है 900 रुपए, और छोटी कार जब मिक्स यूज में जाएगी तो टैक्सेबल होगा 600 रुपए। पढ़ा था यही आप लोगों ने। तो ये हो गया 10,800 रुपए, और ये हो गया 7200 रुपए। पर्सनल यूज में ऐसे नहीं निकालते 600, 900, 18, 2400। तो वहां क्या लेते हो पर्सनल यूज में, कब कैसे निकालते थे हम लोग, कार की कॉस्ट का 10% और खर्चे पूरे पूरे। तो जो बड़ी कार है वो 6 लाख की है, तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार ना, जब भी पर्सनल यूज होगा। बड़ी कार 6 लाख की, छोटी कार 3 लाख की। खर्चे, बड़ी कार में खर्चे हैं 80,000 के, छोटी कार में खर्चे हैं 60,000 के। तो खर्चे पूरे पूरे लपेटते हो, कितना आएगा। कार की वैल्यू ऊपर नीचे लिख दी है, अच्छा, ओहो, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं। नीचे लार्ज है और ऊपर स्मॉल। तो ये हो रहा है 90,000 रुपए, और ये हो रहा है 1 लाख। तो इस केस में आंसर आ रहा है 1,08,000 का, और यहाँ आंसर आ रहा है 1,47,200 का। इसीलिए दोनों में से कम वाला यहाँ टैक्सेबल किया जाएगा। समझ लो, जो कार्स की वैल्यू रहेगी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो कार की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस सवाल में जो कार वाला रहता था वो समेट दिया है हमने। ठीक है, तो टू कार के लिए यही एक क्वेश्चन है जिससे आप कार को समझ सकते हो, टू कार वाला। इस सवाल में एक और तगड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है ग्रेड पे को लेकर। ये भी समझ जाओगे उसके बाद सवाल आसान है, उस फिर सवाल में कोई दम नहीं रह जाएगा। तो गेट प्रे क्या होता है और कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा आपको।
तो एक दो एग्जाम्पल के तहत आपको समझा रहे हैं, तब आपके दिमाग में हो जाएगी बातें सेट, फिर हम लोग सवाल में वापस आके लगा लेंगे आराम से। ठीक है, तो आओ समझने का प्रयास करते हैं इस एग्जाम्पल में। मान लीजिए आपकी कहीं नौकरी लगी, या किसी भी इंसान की नौकरी लग गई है 1 जून 2020 को। जब उसकी नौकरी लगी तो उसको ग्रेड पे अलॉट हुआ कुछ ऐसा। ऐसा, तो इसका अर्थ क्या होता है ये समझो। इसका अर्थ होता है कि जब आपकी नौकरी लगी है तो आपको मिलेंगे 25,000 रुपये महीना। और ये ग्रेड पे बेसिक सैलरी का होता है, बाकी चीजें जैसी चलती वैसे चलती रहेगी। ग्रेड पे से हम बेसिक सैलरी निकालते हैं, ये बेसिक सैलरी का ग्रेड पे होता है। तो जब नौकरी लगी तो कितनी सैलरी मिलेगी? 25,000 महीना। फिर जैसे ही तुम्हारी नौकरी के 1 साल होंगे, ये साल कैलेंडर ईयर नहीं, ये साल फाइनेंशियल ईयर नहीं, जैसे तुम्हारी नौकरी का 1 साल कंप्लीट होगा, जैसे जून से चालू करो, तो जून 2020 से कब 1 साल कंप्लीट होंगे? नहीं, मई 2021 में। ऐसे तो कैलेंडर जनवरी से जनवरी का बनता ना। कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है? जनवरी से। तो खत्म कब होता है? जब साल शुरू होता है अप्रैल से, तो खत्म होता है मार्च में। और अगर हम जून से जून काउंट कर लेंगे तो 13 महीने हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं किया जाएगा। पहले तो ये गड़बड़ी जो इन्होंने करी वो नहीं करनी। ठीक है, तो जून 20 से मई 21, ये हुए तुम्हारी नौकरी के 1 साल। और इसमें तुम्हारी सैलरी कितनी रहेगी? 25। इस ड्यूरेशन में 12 महीने आएंगे, 12 महीने खटाखट खटाखट 25,000 आएंगे। इसका मतलब होता है कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना लगेगा, हर साल कितनी सैलरी तुम्हारी बढ़ेगी। तो अगले साल यानी जून 21 से, यहां मई 21 नहीं लिखना है, जून 21, इसमें एक एक जोड़ दो बस, मई 2022। यहाँ एक प्लस कर दो, नीचे लिख दो, यहाँ एक प्लस कर दो, नीचे लिख दो, बाकी ऐसे से रहेगा। यहाँ आप सैलरी कितनी हो जाएगी? 28,000 रुपए महीना, 3,000 बढ़ जाएगी। फिर एक और जोड़ दो, जून 22 से, हाँ गलत लिख दिया, बिल्कुल सही बात, मई 23। यहाँ कितना हो जाएगा? 3,000 और बढ़ जाएगी। 3,000 हर साल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक 31 ना हो जाए। एक बार 31 हो गया तो अब बढ़ना चालू होगा 5,000। ये इसका अर्थ होता है, तो आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अभी कहानी खत्म थोड़ी ना हुई। हमें इस सवाल में जानते हो क्या करना है? बेसिक सैलरी निकालनी है कि 24-25 प्रीवियस ईयर में बेसिक सैलरी सवाल लगाते समय तुम क्या लिखो। सवाल तो एग्जाम में वही आएगा ना, असेसमेंट ईयर 25-26 का। प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा आपका? 24-25। तो 24-25 में कितनी बेसिक सैलरी निकली है वो बताना है हमको, तो और आगे बढ़ना पड़ेगा। जून 23 से मई 24 कितनी हो जाएगी? 36,000 रुपया महीना। इसी तरीके से जून 24 से मई 25 कितनी हो जाएगी? 41,000 रुपया महीना। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक सैलरी आएगी प्रीवियस ईयर 24-25 की, प्रीवियस ईयर 24-25 का मतलब होता है अप्रैल 2024 से मार्च 2025, यही तो होता है। तो अप्रैल 2024 कहां फॉल करेगा? 36,000 वाले में नहीं करेगा। अप्रैल 2024 तो यहीं गिरेगा ना, मई 24 तक तुम्हारी सैलरी कितनी रहेगी? 36। तो इसमें जो 12 महीने आने वाले हैं, इसमें से 2 महीने तो दिखाई पड़ रहे हैं 36,000 वाले स्लॉट में, अप्रैल और मई का महीना। उसके बाद के जो महीने हैं 10, वो कहां देखेंगे?
41,000 वाले में। सबको समझ में आ रहा है ना? बस कुछ करना थोड़ी ना है। 36,000 इंटू 2, पहले 2 महीने का हो गया, और 41,000 इंटू, तो ऐसे आ जाएगी बेसिक सैलरी। और सवाल लगाते समय ये हम लोग लिखेंगे। समझ में आई बातें? चलिए बताइए कितना हुआ। 4 लाख, ये आएगी बेसिक सैलरी। तो जो ये एग्जाम्पल है, इसकी फोटो शेयर कर देंगे टेलीग्राम में। कॉपी पे लिखने का मूड हो तो लिख लेना, नहीं टेलीग्राम में पड़ा रहेगा, जब भी ग्रेड पे भूल जाना ये वापस आके देख लेना, याद आ जाएगा। तो ग्रेड पे से संबंधित कोई सवाल हो किसी के तो उनका वेलकम है, उनको बता दिया जाएगा, फिर सवाल में अप्लाई कर देते हैं। कोई है किसी के सवाल ग्रेड पे से रिलेटेड? नहीं, वापस आ जाए हम लोग। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करनी है इस सवाल में। तो 1 जनवरी 21 से आपको ये ग्रेड पे मिला था। अब जनवरी 21 से मिला था तो ये बढ़िया होगा कि मतलब पूरे 2021 तक सैलरी कितनी रहेगी आपकी? 22,000 ना। अब यहाँ अगर कोई होता मई जून तो काउंट करना पड़ता है, तो पूरा स्टार्टिंग से बड़ा मजे वाली बात हो गई, जल्दी जल्दी सवाल लग जाएगा। तो अगर ग्रेड पे निकालना होगा तो वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, यानी आपकी सैलरी ड्यूरिंग 2022, पूरा 2022 जनवरी से लेके दिसंबर तक, 2022 गलत लिख दिया, 2021 लिखो भाई, ऐसे कैसे गड़बड़ हो जाएगा अभी। 2021 कितनी रहेगी? ड्यूरिंग 2022 कितनी रहेगी? ड्यूरिंग 2023 कितनी रहेगी? ड्यूरिंग 2024 कितनी रहेगी? ड्यूरिंग 2025 कितनी रहेगी? तो सैलरी आपकी स्टार्ट हुई है 22,000 पर मंथ से, और इसके बाद 400 रुपया सालाना बढ़ी है। महीने महीने नहीं बढ़ेगा कि अगले महीने में 400 बढ़ जाए। तो यहाँ हो जाएगी 22,400, यहाँ हो जाएगी 22,800, यहाँ हो जाएगी 23,200, और यहाँ हो जाएगी 23,600। तो हमको तो भैया निकालनी है बेसिक सैलरी प्रीवियस ईयर 24-25 की। तो 24-25 में देखोगे तो अप्रैल से लेके दिसंबर 2024, मतलब 9 महीने फॉल करेंगे यहाँ वाले में। अप्रैल 2024, मई 2024, जून 2024, ऐसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 तक यहाँ फॉल करेगा। तो 23,200 इंटू 9, 9 महीने यहाँ गिरेंगे, और 3 महीने आपको गिरेंगे यहाँ पे। यही होगा ना मसला? बता दो कितना हुआ अमाउंट ये सब करने के बाद। कितना? 2,79,600। तो ऊपर अगर बेसिक सैलरी में देखोगे तो यही अमाउंट लिखा मिलेगा। ये बन गया है वर्किंग नोट नंबर 2। बाकी सवाल बिल्कुल आसान है, अब पूरा सवाल घर में लगा सकते हो। इस सवाल का जो ये फोटो वाला नोट है ये सब भेज दिया जाएगा आपको। तो इस सवाल में 2 ये एक्स्ट्रा पॉइंट थे, ये सवाल बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे आपको ग्रेड पे समझने को मिलता है, और इससे आपको 2 कार का ट्रीटमेंट समझने को मिलता है। अगर इन दोनों में कोई एक बात भी ना समझ में आई हो तो दोबारा पूछ सकते हो। हाँ बेटा, समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है। बस एक और सवाल सुन लो बातें। आज का होमवर्क है, आपको सवाल लगाने हैं पूरे 46 तक के। ज्यादा होमवर्क होगा तभी तो ज्यादा मजा आएगा कल। ठीक है? तो आपको 1 से लेके 46 में तक के जो भी सवाल नहीं लगाए गए हैं, जितने भी, वैसे 30-31 तक लगातार ही हो गए हैं। अभी तक हम लोग चल रहे थे ना, कहाँ तक के सवाल एकदम लगातार कंप्लीट कर लिए थे? 28 तक तो वैसे ही पूरे ही खत्म हो चुके हैं। इसके 28 के बाद अगर काउंट करोगे तो 18 सवाल निकल रहे हैं, उसमें भी बीच बीच में सवाल करवा दिए गए हैं।
समझ लो, बीच बीच में सवाल कुछ करवा दिए गए, जैसे यही वाला करवा दिया, तो कुछ 14-15 सवाल होमवर्क में है कुल मिला के। आज का समय इसमें इन्वेस्ट करना है, इन सवालों को लगाओगे जो आज 14-15 आपको दिए जा रहे हैं, सैलरी का हर एक पॉइंट इन सवालों के अंदर आ जाएगा। तो टेक्निकली इन सवाल को लगाने से पूरी सैलरी आपकी एक बार रिवाइज हो जाएगी और सवाल के सवाल लग जाएंगे। अगर इन सवालों को आपने स्वयं लगा दिया, अब ये देखना, जब इनको घर पे लगाओगे तो आपको देखना किन सवालों में किन नोट्स को खोलना पड़ रहा है। इसका मतलब वो नोट्स अभी आपको याद नहीं है, और जो नोट्स नहीं खोलने पड़ रहे इसका मतलब याद हो गए। तो इससे ये भी पता चल जाएगा सवाल लगाते लगाते कि जो 3-4 क्लास में पढ़ा है वो कितना तुम्हारे दिमाग में याद है इस समय। इसकी भी चेकिंग हो जाएगी आज, और जो नहीं कर पाओगे उनको कल करा दिया जाएगा। ठीक है, इन सबको अगर निपटा लिया तुमने, 1-2 सवाल पेंडिंग रह गए, आधे घंटे का समय लगा, तो वो निपटा के फिर हम लोग आ जाएंगे किसमें, रिटायरमेंट वाले पॉइंट में। तो रिटायरमेंट वाले पॉइंट हम लोग कल एक्सप्लेन कर लेंगे, 5-6 होते हैं, 2-3 भी कल हो गए तो रिमेनिंग परसों क्लास में हो जाएंगे, और परसों क्लास में क्या हो जाएगा, चैप्टर। ठीक है, तो यहाँ तक करो, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, कल की क्लास में।